जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेवेंद्र एकेडमी। आज के जो टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं सालवट पेपर, जो कि 2011 से 2025 के बीच में पूछे गए प्रश्नों के बारे में है। यहाँ पर हम सामाजिक अध्ययन के यानी कि एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि आजकल के पैटर्न में चलता है कूट आधारित प्रश्न, तो आज हम कूट आधारित सामाजिक अध्ययन के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखना, आप कोई भी सा एग्जाम दिलाओ उसमें आजकल के पैटर्न चल रहा है कूट आधारित प्रश्न या कथन आधारित प्रश्न। इसलिए आपको देखना है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न के अंतर्गत 2 से 3 नंबर का अतिरिक्त जानकारी मिलता है। सामान्य प्रश्न आजकल तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो अब जो देखेंगे हम कूट आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, अभी क्या बताया मैंने, उष्णकटिबंधीय संकल्पना को मान लो जाए किसी बच्चे को समझाना है, तो उनको प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए देशांतर की, ग्लोब की, आपतन की या अक्षांश की। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ABCD ना लेकर अ-ब-स-द लिया है, क्योंकि अ-ब-स-द लिखना थोड़ा सा ABCD से बेहतर रहता है, यानी कि जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इसी को ले आया हूँ, ठीक है। तो देखो, एक बच्चे को मान लो सीखना है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय क्या है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण है, पतझड़ है, मानसून है, गर्मी, ये सभी क्या है, मौसम है, ठीक है। और ये किस पर निर्धारित होता है, ये चीज देखना है। सबसे पहली बात तो ग्लोब देखो, ये जो ग्लोब है ये रहेगा, क्योंकि ये ग्लोब में आपको पूरे पृथ्वी की जानकारी मिल जाएगा। 7 महाद्वीप है, अटलांटिक है, अंटार्कटिका है, समुद्र है, सागर है, महासागर है, छोटा सा द्वीप है, उन सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो प्राथमिक जानकारी के तहत एक तो ग्लोब हो गया। दूसरी बात है उष्णकटिबंधीय पोल है, इसका मतलब है ताप आपतन को भी जानना जरूरी है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी ताप है, कहाँ कहाँ पर कितनी ताप होना चाहिए। तीसरा बात जो है वह अक्षांश रहेगा, ना कि देशांतर, है ना। इसका मतलब देशांतर यहां से कट जाएगा, अक्षांश रहेगा, क्योंकि देखो देशांतर में क्या रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं, और अक्षांश इस प्रकार से रहते हैं। तो जो मौसम है ये किसी भी उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्ण है, इन सभी की जानकारी आपको विषुवत रेखा के हिसाब से मिलता है। विषुवत रेखा 0 अंश में रहता है, 23.5 अंश ऊपर मकर रेखा है, कर्क रेखा है, 23.5 अंश दक्षिण की तरफ मकर रेखा है। तो इस हिसाब से देखा जाए ग्लोब, आपतन और अक्षांश, ये तीनों की जानकारी एक बच्चे को होनी चाहिए, जो कि प्राथमिक जानकारी तौर पे है। इसका मतलब है ब-स-द, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। एक ही प्रश्न में कितना समय लग गया, इसलिए प्रश्न को समझना है और तत्काल उसको पढ़कर अपने से आंसर लगाने का प्रयास करना, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। दूसरा प्रश्न, कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांताएं धारणा है। अच्छा, भ्रांताएं धारणा मतलब कह सकते सामान्य शब्दों में गलत धारणाएं हैं, गलत धारणाएं। ऑप्शन यहां पर क्या लिखा है आ में, कि यह एक गैर उपयोगी विषय है, तो बिल्कुल सही बात है। लोगों के मन में यही सोचता है कि भाई साइंस है, मैथमेटिक्स है, यही सब्जेक्ट बढ़िया है, बाकी आर्ट में कुछ रखा नहीं है, तो ये लोगों के मन में रहते ही है, गैर उपयोगी हैं, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ऐसा बोलते हैं कि सामाजिक विज्ञान से बेहतर प्राकृतिक विज्ञान है, ये भी सही रहेगा। यानी कि ये लोगों की भ्रांतें हैं, भ्रांत धारणाएं हैं। यह अति तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, तो ये भी है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि इनके तथ्यों को रटना पड़ता है, ऐसा लोगों के मन में गलत विचार है। सामाजिक विज्ञान में विश्लेषण प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों से ही है, तो ये भी एक गलत धारणा है,
क्योंकि लोग यही समझते हैं सामाजिक अध्ययन यानी कि एक शिक्षा से संबंधित विषय है, बाकी कोई विषय से या कोई भी फील्ड से इसका लेना देना नहीं रहता। तो ये सभी क्या है, गलत धारणाएं हैं जो कि ऑप्शन ए के तहत इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। तीसरा प्रश्न, कथन आ और कथन ब। तो कथन आ सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनी है। कथन ब इसका अध्ययन एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। चलो बताओ इसमें से क्या रहेगा। आ गलत है परंतु ब सही है, आ और ब दोनों सही हैं, आ और ब दोनों गलत हैं, आ सही है किंतु ब गलत है। क्या हो सकता है इसका आंसर बताओ। सबसे पहले पढ़ो कथन आ को। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनी है। अब देखना, सामाजिक अध्ययन के तहत एक पार्ट आता है इतिहास का। इतिहास जो होता है वहां साक्ष्य घटना, साक्ष्य आधारित जो हो चुका है उसी पर आधारित है, और इसमें अनुभविक काम आता है और सत्य प्रमाण, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इनका साक्ष्य मिला है ना, इसका मतलब ये सत्य घटना है। उस समय आज से लगभग 4,500 या 5,000 साल पहले ये घटना हुई है, इनके बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि कथन आ सही रहेगा। कथन ब में क्या है, इसका अध्ययन एकल घटना की बहुव्याख्यान की ओर ले जाता है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता जब इनकी खोज की गई 1921 में, तो ये तो खोज एक जगह हुआ है, लेकिन इनके जो व्याख्यान है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी कि उस समय के जो नगरीय व्यवस्था थी उसके बारे में व्याख्या करता है। इसका मतलब कथन ब भी सही है। तो कथन आ और कथन ब दोनों सही हैं और ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? बताओ, गौतम बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आमाशा करके दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद सही जवाब लगाना है। चलिए पढ़ते हैं कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। तो गौतम बुद्ध इसको मानते थे, इसका मतलब ये सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से, यानी कि हम लालच करते हैं, इच्छा पालते हैं, इसीलिए यहाँ कष्ट हमको होता है। तो ये भी बात सही है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो ये गलत रहेगा, क्योंकि देखो इतना इसमें ये नहीं था कड़ाई कि गौतम बुद्ध के अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना था, क्योंकि यहाँ जो है उनके विवेक पर निर्भर था कि आप बुद्ध के बातों से कितना प्रभावित हुए हैं। अगर आप प्रभावित नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रभावित हो जाते हो तो उनके विचारों को मानते हैं, लेकिन इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब है कि आ और बा सही रहेगा, ना कि स। अब ऑप्शन में देखो, और बा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन में दिया है आ और बा सही रहेगा। पांचवा प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, और ये 12वीं शताब्दी की बात की है। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शन दिया है, मेहराबों का निर्माण अधिसंरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। इसमें से आपको पढ़ना है, समझना है, फिर जाके आंसर लगाना है। ऐसे प्रश्न आपके एसएसटी के क्लास में आता है, ठीक है। देखो 12वीं शताब्दी लगभग दिल्ली में सल्तनत काल प्रारंभ हो गया था, ठीक है। और जैसे ही सल्तनत काल प्रारंभ हुआ तो उस समय खासकर से जो मुस्लिम शासक है उनका चला, और मुस्लिम शासक जितने भी भवनों का निर्माण किया है उसमें गुम्बद है, मेहराबों का निर्माण किया है। यानी कि मेहराबों का निर्माण उस समय के हिसाब से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया कदम था, तो इसलिए इसका आंसर सही रहेगा। दूसरा, मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। कभी नहीं, चाहे कोई भी सरकार रहे, आधारशिला एक घर का क्या होता है, नीचे भाग रहता है,
तभी वो आधार रहेगा ना। फिर उसके ऊपर में आप जितना बिल्डिंग खड़े कर सकते हो, आप बीच भाग को आधारशिला नहीं कह सकते। तो ये गलत हो गया, इसका मतलब आ सही है, ब गलत है। ऑप्शन डी में दिया है आ केवल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये अपने हिसाब से थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद स्वयं से लगाने का प्रयास करना। किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। सार्वजनिक मतलब जो सरकार के द्वारा तय किया जाता है। तो भाई सरकार के द्वारा पुलिस सेवाओं को भी तय किया जाता है, न्यायिक सेवाओं को तय किया जाता है, शैक्षिक सेवाओं को तय किया जाता है, और निर्माण सेवा को नहीं, क्योंकि ये निर्माण है, लोग का ये मतलब पर्सनल है, ये प्राइवेट है। तो निर्माण इसमें नहीं आएगा, आ ब सा सही रहेगा, ना कि द। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही रहेगा। यहाँ पर सार्वजनिक सेवा है ना, पुलिस क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में है, न्याय व्यवस्था गवर्नमेंट के पास है, यानी कि ये सरकारी है, शैक्षिक ये भी सरकारी है, निर्माण कार्य ये कोई जरूरी नहीं सरकारी है, ये प्राइवेट है। सातवां प्रश्न है, कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस प्रकार से व्यवहारिक न्यायालय है, इन सभी को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया, पहले पढ़ते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो है न्याय व्यवस्था के स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। इस चीज को याद रखना प्रश्न के हिसाब से। दूसरा, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी सही है, ये भी न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। न्यायाधीशों की आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। भाई उनके आचरण है, व्यक्तिगत आचरण के बारे में संसद में चर्चा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर वहाँ अपने कर्तव्य से या संविधान की कुछ नियम कायदे कानून है उसको अगर हस्तक्षेप करते हैं तब जाकर उस पर चर्चा होती है, लेकिन फिलहाल के रूप में ये स्वतंत्र सुनिश्चित करते हैं। तो ये सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है न्याय व्यवस्था को स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं करते हैं। हालांकि जो ऑप्शन दिया है वो सही है, लेकिन स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं करते हैं, इसका मतलब ये गलत रहेगा। अब आ ब और स सही है, द गलत है और ये ब में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। बताओ, किसी के प्रति पूर्वाग्रही, पूर्वाग्रही मतलब क्या होता है। यहां पर ऑप्शन दिया गया उसमें समझ जाओगे। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, ठीक है ये सही रहेगा, क्योंकि किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, ये गलत है, क्योंकि जब आप नकारात्मक देख रहे हैं तो फिर उसे उत्तम या श्रेष्ठ देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, ये भी सही है। समूहों के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर आ सा द सही रहेगा, जिसमें लिखा है किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आ सा द किसमें है, डी में है, आपको डी को सही लगाना है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। अच्छा ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब कैसे रहते हैं आप सभी को पता है, एकदम से गोल रहता है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई है। ये देशांतर है और ये अक्षांश है, इसका मतलब सही। वहां अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, बिल्कुल सही, ये अपने अक्ष में
झुकी हुई है, थोड़ा सा झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी भी इसी प्रकार से झुका हुआ है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, तो ये भी सही है, क्योंकि पृथ्वी के जितने भी जो चीज़ है, छोटा से छोटा द्वीप है, चाहे वह पेड़ पौधा हो या रेगिस्तान हो, महासागर हो या द्वीप हो, सभी चीज़ के बारे में इसमें उल्लेखित किया गया है हूबहू। यह अंडाकार आकृति में है, तो गलत। ग्लोब जो है अंडाकार आकृति में नहीं है, वह गोल है, जैसे एक फुटबॉल का गेंद रहता है ना, उसी प्रकार से। लेकिन पृथ्वी जो है गोल है क्या? नहीं, वह अंडाकार में चपटे हुए हैं। इसका मतलब है द ऑप्शन गलत रहेगा। अब यहाँ पर सही कथनों का चयन करना है, तो आ ब स सही है और ये द में दिया हुआ है। ठीक है, 10वां प्रश्न है कथन आ और कथन ब के बारे में। कथन आ में क्या लिखा है? शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही है। कथन ब में शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी कि माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। क्या हो सकता है? शंकर अद्वैत के समर्थक थे, ये तो सही रहेगा, इसी बात से ही पता चलता है। और शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या कहा है, क्योंकि इन्होंने जो है परम पिता परमेश्वर को ही सत्य माना है, और जब परमेश्वर को ही सत्य माना है, परमात्मा को सत्य माना है, इसका मतलब संसार को मिथ्या यानी कि यह मोह माया के सागर इसे कहा है, तो ये भी सही रहेगा। इसका मतलब कथन आ और कथन ब सही है, और ब सही व्याख्या करता है आ की। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध खालिस्तान पैदा कर सकते हैं। बताओ, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी हैं, तो आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध खालिस्तान पैदा कर सकते हैं। क्या? सराहरा, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना, उपहास करना। पक्षपाती होना ये तो सही रहेगा। भेदभाव करना, अगर आप उसे रूढ़िबद्ध करना चाहते हो तो इनका उपहास हो रहा है। तो दोस्तों इसमें आ की अपेक्षा बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, जो कि रूढ़िवादी करना मतलब इनके विरुद्ध पक्षपाती करना, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना और उपहास करना आ रहा है। इस हिसाब से आंसर ब सदा रहेगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने के हेतु निम्न में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? सिक्के, मुद्रा नोट्स, एटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। जैसे कि देखो अभी कौन सा मुद्रा चल रहा है? सर्वप्रथम सिक्के, उसके बाद नोट वाला पैसा, उसके बाद एटीएम, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यही है। अगर हम अतीत में अगर पढ़ते हैं, आज के समय में अतीत के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर होता क्या है? अगर हम अतीत में पढ़ेंगे तो यह जो है प्राथमिक स्रोत सिक्के और मुद्रा रहेगा। आज के समय में हमारा इतिहास जानना है तो हम लोग क्या करते हैं? जो आहत मुद्रा प्राप्त हुए, जो तांबे से बनते हैं, कांसे से बनते हैं, उन मुद्राओं के बारे में जानते हैं। तो यही जब समय में जब जाना जाएगा मुद्राओं के बारे में, तो वर्तमान समय में 2026 में जो चल रहा है उस हिसाब से सिक्के और कागज वाले मुद्राओं के बारे में जाना जाएगा। इसका मतलब है आ और ब दोनों सही रहेगा। एटीएम, क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं जाना जाएगा, क्योंकि यह एडवांस हो जाएगा, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ब रहेगा, आ और ब। चलिए 13 नंबर के प्रश्न है कथन आ तथा कथन ब को पढ़ तथा सही विकल्प चुने। आपको आ और ब को पढ़ना है और सही कथन का चयन करना है। क्या आ जाएगा? आ ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था है, लगान वसूलना है और मतलब किस प्रकार से टैक्स निर्धारित करना है, ये सभी व्यवस्था इन्होंने लागू किया था।
तो ये अपने राज्य के नियंत्रण में ला लिया था, ये सही रहेगा। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो इसका आंसर देखो गलत रहेगा। क्योंकि इन्हें जो कर लगाने की छूट नहीं दी गई थी, क्योंकि कर लगाने का जो अधिकार था वह अलाउद्दीन खिलजी के पास था, तो इनको छूट देने का कार्य नहीं किया है। इसका मतलब ब ऑप्शन गलत है, आ सही है और ये ऑप्शन ए में है, आ सही परंतु ब गलत है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो आपको आराम से पढ़ना है, तब जाके आंसर लगेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए तो फिर ऑप्शन गलत आंसर लग सकता है। कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? अब देखो ये क्या लिखा है, मणिमेखलाई, ये महाकाव्य है, इनके विषय में सही है, सही कथन को छांटना है। यह तमिल में लिखा गया था तो सही, क्योंकि ये तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। मणिमेखलाई, उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी सही है। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, इसका मतलब आ ब सा सही रहेगा। दोस्तों एक चीज देखना, मणिमेखलाई के बारे में आपको पढ़ना है। जब प्रश्न आपके सीटेट है या स्टेट टेट है या टीचर भर्ती संबंधित जो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसका मतलब आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है, तो फिर इसको भी याद रखना है मणिमेखलाई को। 15 नंबर का प्रश्न है, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है लद्दाख के बारे में। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, तो सही है, क्योंकि रेगिस्तान इसका मतलब ये रेत वाला नहीं है, ये ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पर पहाड़ है, बर्फ है, इसी ठंडा रेगिस्तान कहाँ है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क है। अत्यधिक ठंडी और शुष्क तो है ही, लेकिन कम ऊंचाई बोला है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि कम ऊंचाई नहीं है, अत्यधिक ऊंचाई पर है समुद्र तल से। ठीक है, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल हैं, ये भी सही है। ठीक है, वनस्पति विरल है क्योंकि यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे ना ये शंकु आकार के हैं, इस प्रकार से। तो आंसर क्या रहेगा, आ और सा सही रहेगा, और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कथन आ और ब पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं, जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। गलत, पहला ही ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है देखो, कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। ये जो कोलार है वहाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्राचीन काल में अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ोगे तो इनके कुछ कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद के कालों में प्राप्त होता है कि भारत देश में जितने भी व्यापार होता था सोने चांदी में, तो कोलार कर्नाटक राज्य से सबसे ज़्यादा सोने की प्राप्ति होता था। इसका मतलब है बी ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर सोने के निक्षेप हैं, कम से कम 3-4 जिले में सोने के निक्षेप हैं, तो ऑप्शन ब सही है। देखो कहाँ पर है, अ गलत लेकिन ब सही, डी ऑप्शन में है। कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है? विशिष्टता गहन निर्वाह, गहन निर्वाह। अब देखो, छोटे भूखंड और साधारण औजारे, छोटे छोटे आजकल के जो खेतों को देखोगे गांव का, तो छोटे छोटे खेत हो गए हैं, और ये छोटे औजारों से अपना खेती करते हैं। ठीक है, सही रहेगा। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी कि जो एकदम से भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो खेत रहते हैं, जमीन रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं, वहाँ ऐसे कृषि कार्य करते हैं छोटे छोटे भूखंडों में। अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो ये गलत, अर्ध शुष्क क्षेत्र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक धूप वाले दिनों में उपयुक्त जलवायु प्राप्त होते हैं और ऐसे फसलों के उत्पादन किया जाते हैं। इसका मतलब है अ, ब और द सही रहेगा, ना कि सा। कहाँ पर है ऑप्शन में? अ, ब, द, बी में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं।
राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य या पुलिस राज्य। आपको याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है और नीति निर्देशक तत्व जो है भाग नंबर 4 में है। ठीक है, तो इसमें जो है स्थापित करना चाहते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, ना कि पुलिस राज्य की। ठीक है, तो आ, ब और स सही है। ये प्रश्न तो बहुत इजी था, आप लोग इसे आराम से सही लगा सकते हैं। रुब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। रुब्रिक्स मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, रुब्रिक्स एक ऐसा मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग किसी कार्य, प्रोजेक्ट या परीक्षा के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। अब उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है रुब्रिक्स के बारे में। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं तो सही रहेगा, अभी जस्ट बताया ना वो। ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं, ये भी सही रहेगा। ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं तो गलत। यहाँ पर व्यक्तिपरकता को बढ़ा देते हैं ऐसा सही रहता, लेकिन यहाँ पर घटा देते हैं लिखा है, इसका मतलब गलत रहेगा। तो आ और ब सही रहेगा, ये आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अब अंतिम का प्रश्न है 20 नंबर का, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्या लिखा है कि भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताओ, स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता प्राप्त है किस मौलिक अधिकार में? स्वतंत्रता, समानता, जीवन या निजता? इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।